अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टॉक विद आबिद खान में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की इस एपिसोड में मैं आपको एक ख़ास शख्सियत से मैं मिलवाना चाहूँगा जिनसे मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई थी और कुछ टॉपिक्स के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई थी। उनसे मिलने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि उनकी एक्सपर्टीज़, स्ट्रगल और एक्सपीरियंस के बारे में आपको आगाह करूँ। आइए मिलते हैं नाजिद सोलेह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आबिद। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक जी। यू। काइंडली आप अपने बारे में व्यूअर्स को बताइए कि आपका प्रोफेशन क्या है। आबिद, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और जहाँ तक मेरे प्रोफेशन का ताल्लुक है, मैं बेसिकली इमेज कंसल्टेंट, मेकअप आर्टिस्ट और हेयर कलरिस्ट, स्टाइलिस्ट हूँ। और सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा। आपने जिस तरह बताया कि इमेज कंसल्टेंट, ये वर्ड मैंने बहुत सुना है, मगर इसके बारे में काइंडली अपने व्यूअर्स को बताइए कि इमेज कंसल्टेंट क्या चीज़ है। अच्छा, इमेज कंसल्टेंट बेसिकली जो होता है वो एक अपने क्लाइंट को या अब किसी इंसान को गाइड करता है उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली, उसको इन टर्म्स ऑफ कपड़े, मेकअप, हेयर क्या सूट करता है। हर इंसान की, जिस तरह आपको मालूम है कि हर एक इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है जी। और यूजुअली लोग एक दूसरे को देख के फैसिनेट तो हो रहे होते हैं कि जी हमें ये वाले कपड़े चाहिए या मेकअप ऐसा चाहिए या बाल ऐसे चाहिए, बट इन रियलिटी हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है और बहुत सी ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि इंसान लोगों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो शायद वो सेम आउटफिट पहन लें या उसी तरह का मेकअप कर लें तो वो वैसे ना लगें जैसे वो चाह रहे हैं। तो एक इमेज कंसल्टेंट का बेसिकली मकसद या काम ये होता है कि वो अपने क्लाइंट को उससे रिलेटेड गाइड करता है। हमारे यहाँ पे भी और बाहर तो स्पेशली हर जो हमारी पर्सनल वो है सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके लिए एक पर्सनल उनका स्टाइलिस्ट होता है और वो उनकी वार्डरोब को डिज़ाइन करता है, उनकी लुक्स को डिज़ाइन करता है अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। तो मैं बेसिकली बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट, मैं चाहती थी कि मैं जो भी कर रही हूँ, जर्नली लोगों को गाइड करते हैं कि जाएं जी आप इस तरह के कपड़े डिज़ाइन करवा लें, या उनको लेके जाते हैं डिज़ाइनर के पास, मेकअप आर्टिस्ट के पास या स्टाइलिस्ट के पास, बट मैं एक्चुअली उसको खुद ही परफॉर्म कर रही हूँ। उसमें ये होता है कि आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। जो इमेज मेरे माइंड में होता है अपने क्लाइंट से रिलेटेड, उसको मैं ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि आप जो पर्सनैलिटी है, आप पहले उनको देखती हैं कि उसके ऊपर, मतलब डिफरेंटली उनके कलर के ऊपर, उनके जिसामत के ऊपर, मतलब वो फैटी है या वो कमज़ोर है, उसके हिसाब से उसकी कलर के हिसाब से जो है वो आप बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी बात स्टार्ट की, उसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट इस तरह कर देती हूँ कि अब इमेज कंसल्टेंट का काम ये होता है कि हमें ये बताता है कि आपकी स्किन की अंडर टोन किस कलर की है। हमारे यहाँ पे हर इंसान की स्किन का टोन अलग होती है, उसके टोन के मुताबिक उसको कौन से कलर के कपड़े अच्छे सूट करेंगे, जिसमें वो फ्रेश अच्छा लगेगा, वो सूटेबल होगा उसकी स्किन टोन के हिसाब से। इसी तरह मेकअप जब हम करते हैं तो जर्नली लोग ये नहीं देखते कि फाउंडेशन आपकी स्किन के अंडर टोन के हिसाब से होती है, फाउंडेशन और मेकअप जिसमें वो फ्रेश लुक दें। हमने बंदे को ट्रांसफॉर्म नहीं करना होता इस तरह कि वो पहचाना ना जाए, उसकी फीचर्स को चेंज नहीं करना होता। हमने उसको बेसिकली जो उसकी स्किन होती है उसको फ्लॉलेस बनाना होता है, उसके फ्लॉज को छोटे मोटे, विद द टाइम आपकी स्किन डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। कीपिंग द स्किन टोन इन योर माइंड, आपने उसको बड़ा एक फ्रेश सी लुक देनी है ताकि आपके घर वाले आपको पहचान सकें। दूसरी बात, तीसरी बात आ जाती है जी आपके हेयर में, जो कि मैं मेनली काम अब कर रही हूँ कि हेयर भी एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है। हेयर के बारे में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बहुत रेयर लोगों को नॉलेज है। और अब हेयर कलर, हेयर कट, वो भी आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। लोग अक्सर उठा के पिक्चर ले आते हैं कि जी हमें ये वाला कलर चाहिए, ये वाला कट चाहिए। तो बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट एंड हेयर कलरिस्ट पे मैं लोगों को समझाती हूँ, टेक्निकली एक्सप्लेन करती हूँ कि ये आया आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, और नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। आई हैव टू एक्सप्लेन टू द पर्सन, क्योंकि उनको लॉजिकली एक्सप्लेन करना ही एक इमेज कंसल्टेंट का काम है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। आपने जिस तरह भी अपना प्रोफेशन बताया कि आप इमेज कंसल्टेंट हैं, इसके साथ साथ आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं। इसमें मुझे बताइए कि इन तीनों फील्ड्स में से आपको बेहतर और मतलब पसंदीदा कौन सी फील्ड आपको लगती है? आबिद, बेसिकली तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। मैंने स्टार्ट किया था क्लोथिंग से और मैं पर्सनलाइज कस्टमाइज कपड़े बनाती थी लोगों के। देन एक टाइम आया, मुझे रियलाइज मैंने किया कि कपड़े खाली पहनना इज़ नॉट एवरीथिंग। आपने उसको कैरी कैसे किया हुआ है वो तब ही अच्छा कर सकते हैं जब आप उसको अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से करते हैं, बनाते हैं।
उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि लोग कपड़े तो अच्छे पहन लेते हैं लेकिन अच्छे बनवा भी लेते हैं, लेकिन उसका मेकअप सही नहीं होता। देन आई स्टार्टेड गाइडिंग पीपल रिगार्डिंग मेकअप। फिर मैंने मेकअप लाइन में आई। इसी तरह जब मैंने देखा कि हेयर लोगों का, जब मैं देखती थी मेकअप में अकॉर्डिंग टू स्किन टोन करती थी, तो हेयर कलर बिल्कुल एक मुख्तलिफ होता था, क्योंकि हमें ये चीज़ें सारी सिंक करनी चाहिए। बिल्कुल। तो देन आई स्टार्टेड स्टडिंग हेयर। और मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत ही जो मेरे मेंटोर भी हैं तारिक अमीन, मैं आई वर्क विद हिम, आई लर्न अ लॉट, ही इज़ अ फादरली फिगर फॉर मी। उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। उसके बाद मुझे लगा मैं कभी भी किसी फील्ड में जाऊं तो मुझे लगता है कि मुझे उसके इन्स एंड आउट्स ज़रूर पता होने चाहिए, मुझे उसमें ग्रिप होनी चाहिए। फिर मैंने हेयर को पढ़ना शुरू कर दिया। लकीली मुझे चांस मिला, मैंने कोशिश की है हेयर से रिलेटेड। जब तक मैंने हेयर को थोड़ा पढ़ नहीं लिया मैं उस फील्ड में नहीं आई। जब मैंने हेयर पढ़ा और अब मेरे पास जो मोस्टली जो आपका सवाल था कि आप सबसे ज़्यादा इन्जॉय क्या करती हैं, ऑल्दो इट्स टफ, लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो मेरा काम है वो हेयर से रिलेटेड है। और जैसे हम आपसे लास्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई और आपने कहा कि मैं इस तरह का चैनल है मेरा जिसमें मैं लोगों को एजुकेट करना चाह रहा हूँ और नया फॉर्मेट लेकर आना चाह रहा हूँ, तो मैं और आपसे ये डिस्कस किया, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिससे के थ्रू हम अपने व्यूअर्स को और बहनों को एजुकेट कर सकते हैं। मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आती हैं उनको मैं बाय अपॉइंटमेंट करती हूँ, जिसमें मैं टोटली 1 से 2 घंटे उनको एजुकेट करती हूँ, उनके बालों के बारे में उनको नॉलेज देती हूँ, और जो इश्यूज़ हुए होते हैं उनके होते हैं या जिनसे वो गुजर रही होती हैं, किसी के बाल जले हुए हैं, किसी के बाल डैमेज हुए हुए हैं, किसी की वजह से भी, या गलत कलर हुआ हुआ है, तो वो उनको मैं गाइड करती हूँ। तो वो तो एक लिमिटेड मेरे पास क्लाइंटल है जिसको करती हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एटलीस्ट आई कैन गाइड पीपल के जो इश्यूज़ हमारे यहाँ पर लोग फेस कर रहे हैं। बट आई एंजॉय डूइंग हेयर। जैसे भी आपने बताया हेयर के जो इश्यूज़ हैं, इसमें अक्सर लोग जो है वो कहते हैं, बड़े भी कहते हैं कि अगर आप डाई लगाएंगे तो आपके बाल जो हैं उससे ख़राब हो जाते हैं। तो ये बात, इसमें कोई सदाकत है या नहीं है? देखें आबिद, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो है उसको बुरा या अच्छा बनाता है। बिल्कुल। डाई, ये बिल्कुल जी, मैं भी अपनी ज़िंदगी में हर जगह सुनते हुए आ रही हूँ कि डाई से बाल ख़राब हो जाते हैं, डाई नहीं लगाना चाहिए, केमिकल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर चीज़ का एक लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल ख़राब करता है, और उसको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो तब भी ख़राब करता है। मैं यही सजेस्ट करती हूँ लोगों को कि अब मेरे पास अगर 5 क्लाइंट्स आई हैं, 5 के सर्टनली, बेशक वो डाई कराने के लिए आए, लेकिन उनके सिनेरियोस डिफरेंट होंगे। ठीक है। किसी के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, किसी ने फॉर द सेक ऑफ स्टाइल और चेंज के लिए डाई करना है, किसी के बाल डाई डार्क हुए हैं तो लाइट करना है। सो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज। जहाँ तक डाई से बाल ख़राब होने का ताल्लुक है वो हाँ है, क्योंकि हमें टेक्निकली चीज़ों को हैंडल करने नहीं आता। आम तौर पे लोग जो ख़वातीन घर में डाई करती हैं, मैंने जितना नाम सुना, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ब्रांड और एनी कंपनी, बट एक मैं नॉलेज देना चाहूँगी कि लोग जनरली, औरतें घर में, उनको ये कन्वीनियंट भी लगता है और शायद ये उनके लिए बजट फ्रेंडली होता है कि दे यूज़ बॉक्स डाई। आपने शायद नाम सुना हो बॉक्स डाई। जी बिल्कुल। बॉक्स डाई औरतें कराती हैं, पार्लर्स में जब जाती हैं तो उनको सिंपल एक ये कहा जाता है कि जी बॉक्स डाई नहीं करना, बॉक्स डाई से बाल ख़राब हो जाते हैं, बट नेवर एक्सप्लेन कि इसके पीछे है क्या मसला, रीज़न क्या है इसके पीछे। अगर इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की मुझे इजाज़त देते हैं तो मैं ये ज़रूर आपको बताऊंगी कि देखें, डाई तब ख़राब होता है जब आप उसको गलत केमिकल लगाते हैं आपकी रिक्वायरमेंट से। अब लेट्स सपोज अमोनिया फ्री या अमोनिया बेस्ड, आपने शायद नाम सुना हो, या हमारी बहुत सी व्यूअर्स हैं, हमारी ख़वातीन हैं, उन्होंने नाम सुना हुआ है, उनको लगता है कि अमोनिया जो है वो हमारे बालों को ख़राब करता है। अमोनिया का बेजा इस्तेमाल ख़राब कर सकता है, लेकिन अमोनिया फ्री भी जो चीज़ है वो भी हमारे बालों के लिए सही नहीं है। अब जो बॉक्स डाइज हैं उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं तो बॉक्स डाई क्यों ख़राब करता है आपके बालों को, क्योंकि वो अमोनिया फ्री होता है। अमोनिया फ्री डाई जो होता है, अमोनिया का पर्पस इन शॉर्ट ये होता है कि वो आपके बालों की फर्स्ट लेयर क्यूटिकल को ओपन करता है और उसमें वो कलर डिपॉजिट करके ऐसी लेयर में लेके जाता है जहाँ पर आपके बालों का कलर ऑलरेडी होता है, और वो उसको क्लोज करके बालों को सॉफ्ट बना देता है और वो आपके बालों में डिस्कलरेशन नहीं करती। सेकंड चीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि आपने रूट को जब करना है तो डेवलपर, आपने नाम सुना होगा, 20% डेवलपर लगाना है। अब कई लोग जल्दी के लिए या कुछ लाइट करने के लिए 30-40 का इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि गलत है, और उसकी वजह से ही मेन आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होते हैं।
ये चीज़ें एक प्रोफेशनल बंदा ही आपको अगर एक्सप्लेन करे और बताए, क्योंकि जर्नली मैं सच्ची बात बताऊं तो हमारे यहाँ पे इस चीज़ की नॉलेज भी कम है और लोग देते भी नहीं हैं जो प्रोफेशनल, तो उनकी वजह से आपके बाल डेफिनेटली ख़राब ज़रूर होते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और रेगुलर नहीं कर रहे, महीने में एक दफ़ा दो दफ़ा दो महीने के बाद करें तो इट्स गुड, कोई ख़राबी नहीं होती। प्रोडक्ट अच्छा यूज़ करें, ब्रांड अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर क्या फार्मूला है वो, दैट इज़ द थिंग विच मैटर। और बंदा प्रोफेशनल होना चाहिए जिसको पता हो कि आपके लिए सूटेबल क्या है। नाज़िश, मुझे अब अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने जर्नी कैसे स्टार्ट किया, आपके जहन में क्या आया और आप किस से इंस्पायर हुई और आपने ऐसा कदम लिया? अबिद, मेरा बेसिकली बचपन से ही शायद इंटरेस्ट था। मैं आर्टिस्टिक माइंडेड थी, पेरेंट्स से इनहेरिटेड ही होता है इंसान, आउट ऑफ नोवेयर तो कोई चीज़ नहीं होती। मेरी मदर भी पेंटिंग और उनको भी आर्ट का शौक़ था, तो आई तो वहीं से इनहेरिटेड हुई। लेकिन बाद में चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे ज़माने में सोशल मीडिया का उतना रुझान नहीं था, आपको गाइडेंस इतनी नहीं थी, आपको समझ ही नहीं आता था, कोई हमें प्रोफेशनली गाइड करने के लिए बंदा नहीं था। उस ज़माने में डॉक्टर, इंजीनियर या टीचिंग साइड पे ही मेनली लोग गाइड करते थे कि आप अपना प्रोफेशन परस्यू करें। बट मेरा हमेशा था कि नहीं, जो मैं एक्चुअली मेरी अंदर से शौक़ है उससे रिलेटेड मैं फील्ड को ज्वाइन करूं। बट एट दैट टाइम कोई स्पेसिफिक स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जो मुझे इसमें हेल्प आउट कर सकते। तो मैंने अपने आप को खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश किया। मैं कपड़े बनाती थी और ख़ुद से उस पर एम्बेलिशमेंट करती थी, मतलब अड्डे पे काम कर लिया या उस पर एम्ब्रॉयडरी कर ली, अपने लिए बनाती थी। शौक़ था एक्सक्लूसिव चीज़ें पहनने का। उधर से लोगों ने मुझे देख के ऑर्डर करना शुरू कर दिया कि जी हमें चाहिए। तब तो खैर बच्चा समझ के लोग ऑर्डर करते थे। इससे तो आपकी जो फ्रेंड्स होंगी वो भी आपके ड्रेसेस देख के आपको कहती होंगी कि भाई हमें भी बना दो। हाँ, तब ऑर्डर भी करती थी और तब मुफ्त के ऑर्डर हो जाते थे। कोई इस तरह मतलब मैं प्रॉपर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं हो रहे होते थे, लेकिन हाँ बनवाते थे लोग कपड़े। और ये मैं आपको स्कूल कॉलेज बिल्कुल इनिशियल टाइम पे बता रही हूँ कि मैंने, तो वो चीज़ ऐसी थी मेरे अंदर कि अगर मैंने कोई और काम करना, अगर मैं कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल लॉस्ट हो जाती थी। मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ पेंसिल पेपर चाहिए होता था स्केच ड्रॉ करने के लिए, पेंटिंग्स का शौक़ था या ड्राइंग का शौक़ था। सो कपड़ों से इसी तरह फिर लोगों ने मुझे ऑर्डर देना शुरू कर दिया और मैंने उनके कस्टमाइज, उनसे पर्सनालिटी से रिलेटेड बनाना शुरू कर दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट दैट टाइम आई नेवर न्यू अबाउट द टर्म इमेज कंसल्टेंट। मुझे कभी ये पता नहीं था कि ये भी कोई टर्म होती है। अगेन वही बात कहूँगी कि उतनी हमें नॉलेज देने के लिए सोशल मीडिया भी नहीं थी, इतनी यूट्यूब, गूगल कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ ये था कि मैं जब किसी के लिए डिज़ाइन करने की बारी आती थी तो मैं रैंडमली डिज़ाइन नहीं कर सकती थी जब तक मैं उस बंदे को ना देखूँ या बंदी को, तो मुझसे ऑटोमेटिकली वो डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो जाती थी। जब उसको स्टार्ट किया, कपड़े बनाना शुरू किए, वो मैंने अराउंड 10 ईयर्स बनाती रही। लिमिटेड मेरा सर्कल था जिस पे मैं काम कर रही थी, जिनके साथ लेटर ऑन मैंने एक रियलाइज़ किया कि लोग कपड़े तो बना देते हैं लेकिन उनका मेकअप कुछ मज़ा नहीं मुझे आ रहा। देन आई स्टार्टेड गाइडिंग देम और मैंने उनको साथ साथ एक ग्रूमिंग क्लासेस देना शुरू कर दी। मेकअप करती थी, मेकअप करते करते उनकी अपॉइंटमेंट्स आना शुरू हो गई। उसको साथ साथ पढ़ती भी थी, जितनी मेरे लिए पॉसिबल था उसको समझती थी, करती थी। करते करते आगे फिर मेरे पास ब्राइडल आना शुरू हो गया। देन इवेंचुअली मेरा एक वक्त आया जब अल्लाह ने मुझे एक बड़े अच्छे जो मेरे मेंटोर भी हैं उनसे के साथ काम करने का मौका मिला। तारिक अमीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप हेयर स्टाइलिस्ट इन पाकिस्तान। और जब मैंने उनके साथ काम किया तो बहुत कुछ सीखा और फिर मैं हेयर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट भी काम किया। फिर मैंने हेयर को समझा, उन्होंने भी मुझे गाइड किया और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़ना शुरू किया। तो ये सीखने में आपको कितना टाइम लगा? मैं अगर ओवरऑल अपनी जर्नी देखूं तो मेरी मेकअप से अब तक अराउंड आप समझ लें कि 2006-5 से मैं स्टार्ट किया हुआ है। तो इट्स ग्रेजुअली मैंने चीज़ों को सीखना शुरू किया और स्लो जर्नी। और हाँ, बट ये इंटरलिंक्ड है आपस में। बिल्कुल, ये एक सारी चीज़ें मिला के मेरे ख्याल में एक पर्सनालिटी बनाते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती गई और मैं कुछ पढ़ती गई, कुछ कोर्सेज़ किए मैंने।
शॉर्ट कोर्सेज़ किए सिर्फ अपनी सलाहियतों में ग्रिप हासिल करने के लिए, एक नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि विद द टाइम इतनी ट्रेंड्स और फैशन चेंज हो रहे होते हैं कि आपको मार्केट में रहने के लिए नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो वो मैं रिफ़्रेशिंग कोर्सेज़ करती रहती हूँ छोटे मोटे। बाकी ये है कि अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ने मुझे बड़ा साथ दिया और मैं अब आज जाके मुझे थोड़ा रियलाइज़ होता है कि ये मेरा पैशन था जो कि मेरा प्रोफेशन में चेंज हो गया है। इट वॉज़ अ लॉन्ग जर्नी, लेकिन ग्रेजुअली अल्लाह ने मुझे उसकी तरफ लेके गया है। भाई इसमें तो डेफिनेटली फैमिली की सपोर्ट भी ज़रूरी है, ठीक है। फैमिली के सपोर्ट के बगैर आप भी चीज़ें नहीं कर सकती। इसको आपको, जो मेरे ख्याल से इन दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना पड़ता है, फैमिली को भी और साथ में अपने शौक़ को भी। तो ये बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल नहीं होता कि फैमिली को भी आपने टाइम देना है और अपने शौक़ को भी टाइम देना है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये इस मामले में मुझे अल्लाह ने मेरा बड़ा उसकी करम नवाजी है, उसने मेरा बड़ा साथ दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत से यहाँ पे लोग हैं, 90% ऐसे उस ज़माने में, मैं अपने ज़माने की बात कर रही हूँ, ज़माना में इसके मेरा हमें 90s की बात तो ये है कि जब बच्चों को माँ बाप कहा जा कहते थे कि डॉक्टर बनो, तो वो डॉक्टर बेचारे बन जाते थे, उनका पैशन भी नहीं होता था, कुछ को इंजीनियर बनना पड़ता था। बट मैं मेरे पेरेंट्स ने एक आध बार उन्होंने मुझे भी कहा कि डॉक्टर बन जाओ, बट उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया और उन्होंने मुझे एक फ्रीडम दिया जिसकी वजह से मैं शायद अपने पैशन तक पहुंच सकी हूँ और उसको मैं प्रोफेशन बना सकी हूँ। अगर वो मुझे उस टाइम पे बाउंड कर देते कि नहीं आपने ये करना है और इससे के अलावा कुछ ना करता, तो प्रॉब्ली आज मैं भी आम लोगों की तरह अपने प्रोफेशन की बजाय बस प्रोफेशन को ही फॉलो कर रही होती, पैशन तो मेरा कहीं और रह जाता। फिर लकीली आगे आपकी फैमिली, पेरेंट्स के अलावा आपका शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ही वाज वेरी सपोर्टिव और उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ से मना इस तरह नहीं किया कि इस चीज़ को परस्यू करो या ना करो। तो उन्होंने मुझे जब देखा कि मेरा मेकअप हेयर में इंटरेस्ट है और कपड़ों में, तो उन्होंने मुझे जस्ट टू कीप माई सेल्फ बिज़ी उन्होंने मुझे कहा कि यू बेटर डू इट। तो वो मुझे जब इतना फ्रीडम मिला है आगे भी, शादी से पहले भी और बाद में भी, तो वो अल्लाह का बहुत करम है और ये मेरी जो सपोर्ट सिस्टम था उसकी वजह से मैं इस आज पोजीशन पे आई हूँ कि आज मैं आपके सामने किसी चीज़ के बारे में किसी को गाइड कर सकती हूँ और आई एम एंजॉइंग। और दूसरी बात आबिद, आपको भी इस चीज़ के बारे में पता होगा कि इंसान एक लेवल से आगे तब जाता है जब वो अपने प्रोफेशन वही परस्यू कर रहा होता है जो आपका पैशन होता है। जब आपका, जैसे कि मैं आपको ये कह रही थी कि जब आपका पैशन और प्रोफेशन एक ही होता है तो फिर आप एक्सेल करते हो और फिर देयर इज़ नो लिमिट, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता और फिर आप उस लेवल तक जाते हो जहाँ का आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। तो ये अगेन मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड और मेरी जो सपोर्ट सिस्टम है उसी की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ एंड आई एम एंजॉइंग माई वर्क बिकॉज ये मेरा पैशन है। अगर मेरा ये खाली प्रोफेशन होता तो फिर शायद ये मुझे उस तरह मैं एंजॉय ना करती। नहीं तो एक ऑर्डिनरी पर्सन अगर इसका शौक़ रखता है तो उसके लिए एक इजी है, क्योंकि अक्सर लोगों के माइंड में होता है कि बहुत एक्सपेंसिव है इसके कोर्सेज और ये अगर मैं इस फील्ड में जाता हूँ या जाती हूँ तो बहुत एक्सपेंसिव फील्ड है या इसको सीखने में टाइम लगेगा या बजट इसमें रिक्वायर्ड होगा। आप क्या समझती हैं, ये शौक़ एक महंगा शौक़ है या एक नॉर्मल शौक़ है, मतलब सस्ता शौक़ जिसे आप कह सकते हैं? देखिए, शौक़ महंगा सस्ता की बात नहीं है। इनिशियली आपको बहुत चीज़ों का क्लैरिटी हो जाती है। अगर अब यहाँ पर बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि जी व्हाट्स इन एंड व्हाट्स आउट। जब मैं भी शायद मेरा मैट्रिक किया था तो उस टाइम पे कंप्यूटर साइंसेज बड़ा इन टॉपिक चल रहा था, तो हर सब्जेक्ट चल रहा था, तो हर बंदा कहता था हम कंप्यूटर साइंसेज करेंगे। फिर विद द टाइम फैशन डिज़ाइनिंग जब पाकिस्तान में आया तो हर बंदे ने कहा जी हम फैशन डिज़ाइनिंग करेंगे। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा जिनको मुझे देख के लगता था कि बेटा यू शुड नॉट वेस्ट टाइम एंड मनी, कि ये आपकी पर्सनालिटी के बिल्कुल बरक्स चीज़ है और वो बाद में चीज़ें साबित भी। तो जिनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो वो अपने रास्ते खुद ही बनाना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पर ना पैसा बहुत बात की बात आती है। मेरे ख्याल में जब मेकअप या कपड़ों का शौक़ था तो मुझे अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी थी कि मुझे इस चीज़ों की नॉलेज थी और मैं खुद ब खुद अपने आप को पॉलिश करती गई। फिर उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलना शुरू हो गई। हमारे यहाँ पे बच्चे या हर इंसान इतना इम्पेशेंट होता है, वो कहता है कि हमें लेवल 1 से ही स्टार्ट मिले, पहले बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मैंने बड़े रूट लेवल से चीज़ों को सीखना शुरू किया है ताकि मुझे चीज़ों की डेप्थ का भी पता चल सके।
तो आप जब आपको ये चीज़ें पहले फिगर आउट करनी कि आपका पैशन क्या है। अगर एक्चुअली मेरे पास आती हैं बच्चियाँ ग्रूमिंग क्लासेस के लिए, तो आबिद मैं आपको बताऊँ, मैं ऑनेस्टली सबसे पहले उनसे जो बात पूछती हूँ, मैं प्रोबिंग करती हूँ, मैं क्वेश्चंस करती हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए एक्चुअली ये पूछना चाह रही हूँ कि ये अंडर प्रेशर आके ये मेकअप सीख रही है। मतलब अंडर प्रेशर ये कि कई लोगों के पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर या जो भी घर के लोग होते हैं वो कहते हैं जी इसमें पैसा बड़ा है तो बेटा तुम मेकअप सीख लो। बिल्कुल। अब वो आती हैं और मुझे उस टाइम पे अपेरेंटली ये कहती हैं जी हमें शौक है, लेकिन विद द टाइम मुझे बातें करने से पता चलता है नहीं, ये फैमिली ने अपना एक उनको कहा है कि बेटा इसमें पैसा है। तो आप जब पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर आप सीख नहीं सकते। पैशन को रखते हुए आपने उस चीज़ को जब परस्यू करते हो तो शौक आपको कुछ भी करवा देता है। फिर आप इस तरह फ्लो के साथ चलते हो, आप इंटरेस्ट आप उसमें देते हो, आप सीखते हो। फिर आपको ना टाइम का पता होता ना पैसे का पता होता। फिर पैसा जो है बेसिकली आपकी अल्लाह की देन है, वो अल्लाह फिर आप मेहनत करने वाले को खुद देता है। और फिर आप उसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप चलें। इनिशियली आप किसी से अच्छे बंदे के साथ, जैसा मैं आपको अगर किसी बंदा को पूछे तो मैं गाइड करूँगी कि किसी अच्छे प्रोफेशनल के साथ यू स्टार्ट वर्किंग। मैं अगर सैलून खोल के बैठ जाऊँ क्योंकि जी मुझे मेकअप का शौक़ है और मैंने सीखना है किसी प्लेटफॉर्म से जाके, एंड आई कांट अफोर्ड इट, तो मेरे ख्याल में द बेस्ट रूट इज़ दैट कि यू स्टार्ट वर्किंग विद अ प्रोफेशनल पर्सन, किसी अच्छे सैलून या ऐसे अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करें, जो कि अक्सर लोगों के लिए गवारा नहीं होता कि यार हम किसी के अंडर काम करें। दैट्स द बेस्ट वे। वो आपको गाइड करेगा, वो प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताएगा। ट्रेनिंग बड़ी लिमिटेड टाइम की होती है। मैं इस तरह आप सबको शायद इसको एक्सप्लेन कर सकूं कि मैं अगर आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगी तो मैं सिर्फ हफ्ते या महीने की क्लासेस देके आपको सिखा दूंगी, लेकिन जब आप गाड़ी चलाएंगे तो वो प्रैक्टिकल चीज़ें आप सीखेंगे जो रन टाइम पे आप नए नए एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्चुअल आपको सिखाता है। तो ये जो प्रैक्टिकल आप जो करती हैं वो अपने आप पे करती हैं या आप लोगों पे करती हैं या घर वालों पे? नहीं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको प्रोफेशनली कर रही हूँ। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और अल्लाह का बहुत करम है, बड़े दूर दूर से आते हैं, उन्हीं पे करती हूँ। और उनके साथ मेरे साथ मेजरली जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो हेयर से रिलेटेड आ रहे हैं, जो विद द टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ है। क्योंकि पहले जब मैं आई स्टार्टेड कपड़ों के बाद मैंने ज़रा मेकअप पे मेनली फोकस करना शुरू कर दिया। लेकिन मेकअप, क्योंकि आजकल जनरली हर बंदा ही मेकअप कर रहा है और मेकअप ऐसी चीज़ नहीं, वो रिवर्ट हो सकती है, गलत हो गया दोबारा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हेयर ऐसी चीज़ें जो ख़राब हो जाए ना, और स्किन वो दोबारा वापस उस तरह नहीं आती। तो मुझे अब मतलब मैंने तकरीबन 10 साल के बाद रियलाइज़ किया कि लोगों को हेयर के बारे में बहुत जानने का इंटरेस्ट है और काफ़ी लोगों के बाल डैमेज हो रहे हैं और मेरे पास बहुत रिपेयरिंग केसेस आते हैं। तो मज़ा भी आता है, मुझे अच्छा भी होता है कि मैं उनको गाइड कर रही हूँ, मैं उनको एजुकेट कर रही हूँ। जैसे मैंने आपसे मुलाकात हुई और आपने भी मुझे कहा कि ये आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है हेयर से रिलेटेड और अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को भी शेयर करें। बिल्कुल। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास भी जब क्लाइंट कोई आता है तो मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे उनको इस चीज़ के बारे में एजुकेट करती हूँ। इसलिए एजुकेट करती हूँ ताकि अगर वो लेट्स सपोज फॉर सम रीज़न वो मेरे पास नहीं आ सकते, तो वो अगले किसी के पास जाए तो उनको नॉलेज हो कि उन्होंने अपने बालों पे क्या ट्रीटमेंट करवानी है, क्या नहीं करवानी। तो हेयर का ना बहुत लिमिटेड हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनके नॉलेज भी है और जो लॉजिकली काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि जी क्लाइंट आके कह रहा है कि मेरे ये डाई कर दो और हम 2 मिनट की कंसल्टेंसी देकर उसको वो डाई कर देते हैं। हर बंदे की एक बैकग्राउंड में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बालों का कलर, टेक्सचर, उनका अंडरटोन। तो ये चीज़ें दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आई एम राइट नाउ मैंने इसी को परस्यू किया हेयर को, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ी लगी है कमी। और मैं इसके छोटे मोटे कोर्सेज भी कर रही होती हूँ ऑनलाइन, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए इतनी टाइम भी नहीं होता। तो मैं ऑनलाइन मैंने उस पर कोर्सेज किए हैं और अभी भी मैं सीख रही हूँ और आगे भी इंशाल्लाह सीखती जाऊँगी और लोगों तक जितना हो सका पहुँचाऊँगी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह अभी फ़र्ज़ करें एक ख़ातून या कोई बच्ची हैं, वो किसी सैलून पे जाती हैं। अब बेसिकली क्लाइंट तो उसको तो एक अंदाज़ा नहीं है कि जो उसके साथ जो ब्यूटिशियन करना चाह रही हैं, जो हेयर स्टाइलिश करना चाह रही हैं, वो तो उनको नहीं पता कि वो क्या चीज़ उसमें प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं, क्या वो ब्लीच यूज़ कर रही हैं नहीं कर रही। बिल्कुल। अब फ़र्ज़ करें मैं एक ख़ातून हूँ, मैं एक पार्लर पे जाती हूँ, फ़र्ज़ करें, ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो क्या डालेंगे उसमें,
ठीक है। एज अ मेल अगर मैं जाता हूँ किसी सैलून पे जा रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि उसके अंदर उन्होंने क्या कुछ डाला है, ब्लीच डाला है या नहीं डाला। अब उस चीज़ से बचने के लिए हम कैसे वो करेंगे? हम क्या वो जो ब्यूटिशियन है या हेयर स्टाइलिश है, हम उनसे पूछेंगे कि भाई आपने कहीं ब्लीच नहीं डाला, एक डर से? क्योंकि देखिए ना, इसमें क्लाइंट को जो है ना बहुत सफ़र करना पड़ता है। जिस तरह आपने बताया कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, जो उसके बाल जो जल गए हैं वो जल गए हैं, तो वो डेफिनेटली उसको कट डाउन करना पड़ेगा। जब वो काटेंगे, करना पड़ेगा, जी बिल्कुल काटने पड़ेंगे उसको। तो वो डेफिनेटली अगर बाल वो सारे ही ब्लीच करके उससे रंग फेड हो गया है, तो जब तक वो नए बाल ग्रो होंगे तो उसमें एक तो वो टाइम भी लगेगा। बिल्कुल ऐसे और वो फर्ज करें उनके बाल अगर बहुत ही अच्छे हैं तो वो बालों से भी बिल्कुल बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आबिद, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में 90% मेरे पास क्लाइंट इसी से रिलेटेड आते हैं। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कम से कम और कुछ नहीं तो एजुकेट कर दूं थोड़ा बहुत, अगर अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर इमरजेंसी से में अगर वो अपने बाल खुद भी करना चाहते हैं तो वो आप घर पे खुद कर लें। लेकिन रिक्वेस्ट मेरी सब सैलून वालों से यही है कि अगर करें तो प्लीज़ अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करें, ब्लीच वाली फैक्टर ना डालें। ब्लीच एज एन कट डाउन वाली चीज़ जिसमें आप कलर के साथ ब्लीच डाल या प्री लाइटनर डाल रहे हैं, प्लीज़ ये चीज़ मत करें। इनसे लोगों का नुकसान हो रहा है, बाल यंग बच्चों के बाल ख़राब हो रहे हैं। मेरे पास तो एटलीस्ट जो क्लाइंट आता है मैं कोशिश करती हूँ कि उसके सामने सारे के सारा प्रोडक्ट उसके सामने रखती हूँ, उसके साथ साथ बताती जाती हूँ, गाइड करती जाती हूँ। मेरे ख्याल में अगर किसी को कोई इनसिक्योरिटी ना हो और तो वो हर चीज़ आपके सामने क्लियरली बताएगा और आपके सामने प्रोडक्ट यूज़ करेगा। बट जो आप बात कह रहे हैं कि एक लेमैन या कोई भी क्लाइंट अपने सैलून में गया तो सर्टनली कोई आपको ये नहीं बताएगा कि वो प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, और अगर वो प्रोडक्ट ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान पहुंचा सकता है तो वो आपको क्यों बताएगा। तो इसका तो फ़िलहाल हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने लेवल पे उसको जितना अमेंड कर सकती हूँ, जितना लोगों को गाइड कर सकती हूँ वो करूँ। और मेरे इधर बैठने का या आपके साथ ये पॉडकास्ट करने का पर्पस भी यही है कि मैं जितना अपने क्लाइंट को गाइड कर सकती हूँ वो तो बड़ा एक लिमिटेड सर्कल है, लेकिन इसके थ्रू शायद मैं लोगों को अवेयरनेस दे सकूँ जो कि ये चीज़ें मसला आ रहा है। मैं आपको एक इससे रिलेटेड एक और इशू ये बताती हूँ कि आपने वर्ड शायद नाम सुना हो, एक्सटेंसो। एक्सटेंसो मेरे पास इतना दुख होता है, क्लाइंट आई जिनके बालों पे डाई हुआ था, बल्कि उनके बाल जले हुए थे, इतने जले हुए थे कि जिस तरह आप प्रॉपर आग लगी हो तो यहाँ तक प्रॉपर जले हुए थे। और जब मैंने उनसे प्रोबिंग की, डिटेल में पूछा, हिस्ट्री पूछी, मेरी पहली कोशिश ये होती है कि मैं विदाउट कंसल्टेंसी, विदाउट नोइंग द हिस्ट्री बाल, मैं कोई प्रोसीजर स्टार्ट नहीं करती जब तक मैं रूट लेवल तक नहीं पहुँच जाती कि इस बाल के साथ हुआ क्या था और क्या क्या प्रोसीजर हो, मैं नेक्स्ट प्रोसीजर नहीं स्टार्ट करती। रीज़न क्या है, मुझे पीछे पता होना चाहिए बैकग्राउंड में क्या इस बाल के साथ कौन कौन सा केमिकल लगे, अब मुझे उसको ट्रीट करने के लिए फर्दर क्या करना है। वो खातून आई और उनके बाल जले हुए थे, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा आपके बाल किस तरह जले, उन्होंने कहा मैंने एक्सटेंसो कराई है। अब जब मैंने उनके बालों का कलर देखा तो वो ऑरेंजिश कलर में था और मुझे ये आइडिया हो गया कि इस बाल में ब्लीच लगी है। तो मैंने कहा कि आपने बालों पे ब्लीच लगाई है या प्री लाइटनर लगाए या हाईलाइट किए हैं? शी सेड कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिंपल डाई कराई है। अब वो उनका ख्याल जो था ऑब्वियसली क्योंकि वो सिंपल डाई कराने के लिए गई थी, उनके साथ गलती ज़्यादती ये की गई कि जो डाई हो रहा था उसमें अगेन उन्होंने प्री लाइटनर डाल के कलर को कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाया, और उनको लग रहा था कि क्लाइंट का अच्छा कलर आ जाएगा तो उन्होंने उसके अंदर प्री लाइटनर यानी ब्लीच आम ज़बान में डाल के उसको डाई कर दिया। मैंने क्लाइंट से वैसे पूछा, मैंने कहा क्या 3-4 वॉशेस के बाद आपका कलर फेड हुआ? कहती हाँ, आपको कैसे पता चला? क्या क्योंकि मुझे कलर आपका नज़र आ रहा है। अब उसका नुकसान क्या हुआ कि जो एक्सटेंसो करने वाला जो प्रोफेशनल बंदा था वो कोई और था। अब वो ये समझ रही थी कि इस बंदे ने इनके बाल ख़राब किए हैं। एक्चुअली बैकग्राउंड में ये था कि जब आपके बालों पे ब्लीच लगी हो और एक्सटेंसो उसके ऊपर कर दिया जाए तो आपके बाल फौरी जल जाते हैं। अब आप या हमारी कोई क्लाइंट जो है वो बेचारी डाई करा कर गई है किसी एक सैलून से और उसको नीचे बालों में ब्लीच लगा दी गई है, उस बेचारी को तो नहीं पता। सेम डे और नेक्स्ट डे वो किसी और सैलून में एक्सटेंसो कराने के लिए जाती है और बाल उस बेचारी के जल गए। मैंने 2 से 3 ऐसी क्लाइंट्स के साथ हो चुका है, एक बच्ची की शादी से 3 दिन पहले की बात है ये हुआ है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट ही है कि ऐसी ना कुछ करें कि किसी की
लाइफ पे उसका अफेक्ट पड़े, या मतलब इतना इंसान मेहनत करता है अपने बालों के लिए, स्किन के लिए, तो उसको रिपेयर करने में मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने से साल लगे। मैंने उसको स्लोली रिपेयर किया। तो इसके आपको मैं खाली साइड इफ़ेक्ट बता रही हूँ कि उनको कलर लाने के लिए ये लोग जो इतनी सी चीज़ करते हैं, 1 चम्मच पाउडर डालने से, उसके बाद के साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं, लोगों को कितना सफ़र करना पड़ता है। मतलब यानी कि लोग जो ब्लीच इसमें यूज़ करते हैं, जितने पाउडर से ब्लीच यूज़ कर रहे हैं, उससे ये हो रहा है कि वो अपने जो कॉस्ट जो कस्टमर से वो ले रहे हैं, वो अपना एक किस्म का खर्चा बचा दें। देखिए ये तो मैं अभी इस बात पे किसी को नहीं मैं कह सकती। पहले तो मुझे आबिद टू बी वेरी ऑनेस्ट इस बात पे यकीन ही नहीं आता था जब मेरे पास क्लाइंट आते थे और मैं उनके बाल देखती थी, और वो मैंने खुद ही इस चीज़ को डायग्नोज किया कि ये किस तरह इन्होंने ब्लीच डाला होगा या प्री लाइटनर डाला होगा। तो वो तो मैंने जब इतने ज़्यादा क्लाइंट इस चीज़ से गुजरते हुए आना शुरू हुए, मैं उनके एक एक करके रिपेयर करना शुरू हो गई, तो मतलब वो ऑब्वियसली आपको थ्रू वर्ड्स ऑफ माउथ आगे बात फैलती है कि जी मेरे इन्होंने ठीक किया, आप भी चले जाएं, आपको ये भी ठीक कर देंगे। वो रिपीटेडली लोग इस तरह आना शुरू हुए। फिर मैंने फिगर आउट करने की कोशिश की कि ये लोग करते क्या हैं। एक इत्तफाकन मैंने वीडियो देखी, एक खातून, अब उनका सैलून था, और वो बड़ी फ़ख्रिया तौर पे सबके सामने वो वीडियो में वो प्री लाइटनर उन्होंने कलर में डाला और वो करके दिखा रही थी। तो मैं शॉक में रह गई। देखें, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और मुझे लगता है कि उसका बॉक्स टैग हुआ है या ब्लैक कलर हुआ है और वो एक लेवल पे लाइट नहीं हो सकता, तो मैं उनको स्ट्रेट अवे बता देती हूँ कि यार ये इस लेवल पे मैं नहीं लेकर आ सकती, मैं इस लेवल तक ला सकती हूँ और ग्रेजुअली आएगा, एकदम नहीं आएगा। एकदम अगर आप चाहती हैं, क्योंकि हर इंसान का यहाँ पे कोशिश होती है कि क्लाइंट आया तो बस उसको एक ही वन गो में ब्लीच लगाओ या कुछ भी लगाओ, उसका कलर लाइट कर दो। आपको क्लियरली बताना चाहिए, आपको प्रोसीजर बताना चाहिए। इतने पढ़े लिखी हमारी कौम है, हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको चीज़ें समझ आती हैं। आप काइंडली उनको गाइड करें कि ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर मैं मुझे शुरू में क्लाइंट्स ने आके कहा जी हमारा कट डाउन करके कर दें, तो मैंने फिर उनको खुद एजुकेट किया कि कट डाउन वर्ड आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा, लेकिन कट डाउन के आपको पता है कि बाद में नुकसानात क्या हैं। आप उस चीज़ को, बड़ी हाई मेंटेनेंस है उसकी, बार बार ग्लॉसिंग करनी है आपने, हर 15-10 डेज़ के बाद ग्लॉसिंग, कॉस्टली भी है, और आपके पास कई बार टाइम नहीं होता, कई बार आपके पास फाइनेंसेस इतने लिमिटेड होते हैं, तो चीज़ें लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। बहुत शुक्रिया नाज़िश, आपने हमारे व्यूअर्स को अपने प्रोफेशन के बारे में बहुत अच्छा गाइड किया। तो व्यूअर्स, आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो है वो अपने कमेंट्स में अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नाज़िश को दोबारा से मदऊ करेंगे और उनसे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। नाज़िश, आप क्या कहती हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में? बिल्कुल जी, बहुत मुझे तो खुशी होगी जो मैंने जितनी नॉलेज ली हुई है और वो मैं आगे लोगों तक स्प्रेड करूँगी, और ये दैट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू मैं आगे स्प्रेड कर सकती हूँ। और मैं चाहूँगी कि आपके व्यूअर्स कोई भी उनकी हेयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड और बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट, मैं जिस तरह भी उनको गाइड कर सकी मैं डेफिनेटली गाइड करूँगी। और मैं किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन को बुरा वाला नहीं कह रही, बट मेरी बस कोशिश होती है कि हम काम करें, अच्छा करें, किसी का नुकसान ना हो। और जो मैं देख रही हूँ, मैंने जो इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों को, वो एड्रेस मेनली ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आप में से किसी के भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, तो हम उसको लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके स्पेसिफिक इशू से रिलेटेड उसको एक्सप्लेन करेंगे, जो भी आपका इशू है वो रिजॉल्व हो सके और आप को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बहुत शुक्रिया नाज़िश, आपने हमें बहुत टाइम दिया आज। थैंक यू सो मच आबिद, आपका इनवाइट करने का मुझे, और मुझे मौका देने का कि मैं अपने बारे में लोगों को बता सकूं, और जो मसले मसाइल बीइंग इमेज कंसल्टेंट और हेयर स्टाइलिस्ट मैं लोगों के देखती हूं, तो वो उनको एड्रेस करने का मुझे खुशी होगी कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और नहीं होगा जहाँ पे मैं लोगों को हेल्प कर सकूँगी। बहुत शुक्रिया नाज़िश आपका। व्यूअर्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने दोबारा से हम हाजिर होंगे, और इंशाल्लाह जो भी आपकी कमेंट सेक्शन में जो भी कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज होंगी तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।